एम्स खुल गया तो एम्स खुला कि नहीं बिहार में, दरभंगा में? एम्स दरभंगा में खुला है। गूगल मैप से गए थे हम लोग, लेकिन घूमते घूमते 50 लीटर तेल जल गया, पेट्रोल जल गया, लेकिन हमको एम्स नहीं मिला। अब जब ओवैसी साहब की पार्टी आई है और बहुत अच्छे कैंडिडेट के साथ आई है, तो मैं इस बार समझता हूं कि इनकी नई जो एंट्री हुई है शानदार एग्जिट होगी और इनके सारे कैंडिडेट संसद में पहुंचेंगे, सांसद बनेंगे और पूरे सबके लिए कि ओवैसी साहब ने एक विकल्प के तौर पे राणा रंजीत को भेजा है और पूर्ण बहुमत से यहाँ से हम लोग उनको जिताकर सदन में भेजेंगे। और अभी मोदी जी कहते हैं कि हमने बहुत सारा काम किया 10 सालों में, लेकिन भाजपा का कोई भी नेता, बड़े नेता हो या छोटे नेता, वो काम को कोई गिना नहीं पाता। तो अगर आपको कोई भाजपा का 5 काम अगर समझ में आ रहा हो, अगर धरातल पे, तो उसको आप गिना सकते हैं तो बताइए। ये काम कराना सब पार्टी के लिए थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि काम में थोड़ा समय लगता है, लेकिन बीजेपी वाला रातों रात काम कर देते हैं, विकास कर देते हैं। जैसे कि देखते हैं कि कोई स्टेट का नाम थोड़ा लंबा है, उसको शॉर्ट में नाम रात भर में चेंज कर देते हैं। ऐसे कहिएगा ना भैया, नाम चेंज कर देते हैं, विकास दुर्गति का नाम बदल का विकास कर देंगे। कल से बीजेपी वाले सोच रहे हैं कि हमारे जो समाज में बेरोजगारी है, तो बेरोजगारी का नाम चेंज कर करके रोजगारी कर देते हैं। सब लोग कहे हम रोजगार। अच्छा, बिहार में भाजपा के केंद्र सरकार की तरफ से बिहार में 5 ऐसा काम गिनाए जो बिहार वासियों को कुछ उससे फायदा हुआ, लाभ हुआ। सिर्फ 5 काम गिनाए भाजपा का। कुछ लाभ नहीं हुआ है, नहीं एजुकेशन पे काम हुआ है, न हॉस्पिटल में काम हुआ है, क्योंकि हमारे फिलहाल मैं अभी शिवर संसदीय क्षेत्र के चुनाव यात्रा पर निकला हूं और ढाका वार्ड नंबर 15 के अंदर मैं हूं और फिलहाल यहां पर कुछ युवा है, तो इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे, जो कि AIMIM पार्टी जो कि शिवर अंदर के अंदर पहली बार आई है और राणा रंजीत सिंह को टिकट दिया गया। तो युवा लोग यहाँ पर क्या सोचते हैं और क्या प्रभाव डालेंगे पार्टी और कैंडिडेट को, कितना यहाँ से उम्मीद है, तो युवा लोग यहाँ। सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। जी, मेरा नाम फतेह आलम हुआ, जो मैं मतलब ढाका से बिलोंग करता हूँ। और इस बार लोकसभा चुनाव में हम लोग एक नए पार्टी, मतलब बिहार में जो लड़ रही है हमारे क्षेत्र से, शिवर लोकसभा क्षेत्र से, MIM पार्टी जो असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी है, हम लोग इस पार्टी को इस बार फुल सपोर्ट कर रहे हैं। इसका कारण यह है कि यहाँ हम लोग ने NDA और इंडिया दोनों को पिछली बार कई सालों से जिताते आए हैं, लेकिन हमारे ढाका के विकास की बात किसी पार्टी ने नहीं की है। तो अभी तो कहा जा रहा है कि इंडिया और NDA का जो गठबंधन हुआ, बहुत मजबूत गठबंधन हुआ है, कि इंडिया की तरफ से दावा किया जा रहा है कि सीट को हम निकालने में आसानी से सक्षम है। ये तो बीजेपी आज से नहीं, शुरू से ही जुमलाबाजों की पार्टी रही है, सिर्फ स्टेटमेंट देने की पार्टी रही है और नौजवानों को बगलाने की पार्टी रही है और नौजवानों को खूबसूरत सपना दिखाने का पार्टी रही है। लेकिन जो मेन मुद्दा, अहम मुद्दा है, जिस पे आवाज उठाती है, यहाँ नहीं, यानी ग्राउंड लेवल पे नहीं, संसद में भी आवाज उठाने का काम करते हैं असदुद्दीन ओवैसी साहब, जिनकी पार्टी हमारे लोकसभा क्षेत्र से लड़ रही है। हम लोग पूरा यूथ उनके सपोर्ट में है। जो पार्टी ढाका के विकास की, ढाका के एजुकेशन की बात करेगी, ढाका के उन्नति की बात करेगी, पूरा हम लोग ढाका युवा उनके साथ है। अच्छा, जो हैदराबाद पार्टी जैसे MIM है, इनको हैदराबाद की पार्टी मतलब माना जाता है और असदुद्दीन ओवैसी से इतना क्रेज हो गया नौजवानों के अंदर कि मतलब बिहार में मतलब लगभग 10 सीट पर चुनाव लड़ रही इस पार्टी, लेकिन हर जगह उनका अच्छा खासा फैन फॉलोइंग इस बार देखने को मिला। इसको आप कैसे देखते हैं? एक नेता जो कि पूरा ऑल इंडिया में मतलब ज्यादा फैलता हुआ अभी उनको देखा जा रहा है, हर जगह उनकी डिमांड है। ये असदुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी, कौन बोल रहा है कि सिर्फ हैदराबाद की पार्टी है? हमारे बिहार में विधानसभा का सीट 5 जीती थी ओवैसी साहब की पार्टी, जिसको राजद के नेता तेजस्वी यादव ने कुछ पैसा का लालच दे करके हमारे 4 विधायक को खरीदने का काम किया है। लेकिन इस बार शिवर के जनता ये लोकसभा सीट निकाल करके एक तमाशा मारने का काम करेगा तेजस्वी यादव के गाल पे। यहाँ पर और भी कुछ लोग हैं, इनसे भी हम जानने की कोशिश करते हैं कि क्या माहौल क्या लग रहा है चुनाव का 2024 का शिवर से। शिवहर लोकसभा क्षेत्र से हमारे नए पार्टी, और नई पार्टी नहीं है, ये पार्टी बहुत ही पुरानी है। ढाका के लिए, शिवहर के लिए नई पार्टी है, फर्स्ट टाइम आई। शिवहर के लिए ये नई पार्टी हुई, लेकिन हम लोगों की हक की लड़ाई लड़ने वाली जो पार्टी थी वो आज हम सबके घर तक पहुंची है, जिसका नाम है AIMIM पार्टी, जो राणा रंजीत सिंह जी को टिकट दिया गया है इस पार्टी के द्वारा। ठीक है, और हम लोग जितने भी युवा है, युवा ही नहीं, बुजुर्गों में भी बहुत सारे बुजुर्ग हैं जिनको ये बात समझ में आती है कि हमारी हक की लड़ाई लड़ने के लिए कौन सा पार्टी बेहतर है, कौन सा पार्टी हमारी आवाज को उठा सकती है, कौन सी पार्टी है जो हमारे आवाज को दिल्ली तक पहुंचा सकती है।
उन बातों को समझने वाली जो भी हमारे बुजुर्ग है, नौजवान है, बच्चे हैं, महिलाएं हैं, वो सब इन पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं। तो राणा रणजीत सिंह में क्या आप मतलब क्वालिटी देखते हैं कि बड़े बड़े नेता है, बड़े बड़े जैसे इंडिया एनडीए गठबंधन से भी नेता है, तो आपको उसके अंदर क्या देखने को मिलता है कि हाँ अगर हम इसको चुनाव में चुनकर अगर दिल्ली भेजने का काम करते तो हमारे हक और हुकूक या हमारे जो भी हिस्सेदारी की लड़ाई वो लड़ सकते हैं और पार्टी में बने रहेंगे? सबसे बड़ा सवाल ये, इस पे आपको कैसे देखने को मिल रहा? भाई सबसे पहला पॉइंट तो हम बता दें कि ये एजुकेटेड आदमी है, शिक्षित है, काफी शिक्षित इंसान है और शिक्षित इंसान अपने क्षेत्र या अपने घर को संभालने का प्रयास करते हैं तो काफी बेहतरीन तरीका से संभालने के प्रयास करते हैं। शिक्षित आदमी को हर बात एनालिसिस करते हैं, उस पे पढ़ते हैं और हमारी क्या हक है उन पे स्टडी करते हैं और उसके बाद अपने आवाज को बाहर निकालते हैं। अच्छा, अभी लगभग अब तो बहुत कम समय बचा हुआ है, लगभग 9 दिन बचा हुआ चुनाव में, 25 मई को चुनाव यहाँ है। अभी इतना दिन में आपको क्या लग रहा है यहाँ का माहौल कि किसके तरफ जाता हुआ देखने को मिल रहा है? आरजेडी से भी है और तीर छाप जो कि जदयू से भी है और ये एमआईएम से, तो आपको किसके तरफ अभी जनता का मूड देखने को मिल रहा? और आप जैसे ढाका के अंदर किसकी तरफ हवा चल रही, ढाका अगर बात करते हैं तो? ढाका की रुझान धीरे धीरे एमआईएम पार्टी की तरफ बढ़ रही है, ठीक है, और माहौल अभी धीरे धीरे बहुत सारा, अभी 9 दिन समय है ना, 9 दिन काफी नहीं है एक इलेक्शन लड़ने के लिए और किसी भी पार्टी को अपना समय के लिए, लेकिन ये माहौल है ना, बहुत जल्द युवा मिल करके इस माहौल को चेंज करने वाले हैं। ढाका में कुछ लोग हैं और जो कुछ पार्टी के दरी बिछाने वाले और प्लेट उठाने वाले जितने भी लोग हैं वो उनके मुंह से आप भी सुन सकते हैं। ये दरी बिछाने वाले और प्लेट उठाने वाले जितने भी लोग हैं वो सिर्फ दूसरे ये एमआईएम खास करके इन पार्टियों को बी टीम कह करके और लोगों को भड़काने और बरगलाने का काम करती है और लेकिन युवा कभी भागेंगे नहीं और किसी के बहकावे में आएंगे नहीं। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा और देखिएगा 9 दिन समय है ना, 9 दिन में 9 दिन क्या 9 घंटे के अंदर में ये युवा लोग माहौल को बदल करके रहेंगे और एमआईएम ओवैसी साहब की पार्टी की यहाँ एंट्री हो चुकी है शिवहर संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत, इसको आप कैसे देखते हैं और किस लेवल पर देखते हैं कि पार्टी कुछ काम कर पाएगी या कुछ कमाल कर पाएगी या सिर्फ हवाई रह जाएगी पार्टी? नहीं, देखिए इस बार बहुत बढ़िया हुआ है अकलियत समाज या पिछड़ा अति पिछड़ा सबके लिए कि ओवैसी साहब ने एक विकल्प के तौर पे राणा रणजीत को भेजा है और पूर्ण बहुमत से यहाँ से हम लोग उनको जिताकर सदन में भेजेंगे और राणा दिल्ली जाएगा, शिवहर का हक छीन कर लाएगा। इस बात पर वोटिंग होगा, बहुत मार्जिन से हम लोग जीतेंगे। 4 जून को इसका फैसला आने वाला है, इस चीज को आप देखिएगा। लेकिन आरजेडी के तरफ से कहा जा रहा है, मतलब आरोप लगाया जा रहा है कि उनको सिर्फ अपने घर का और सिर्फ उसको वोट मिलेगा, बाकी उनको कहीं वोट नहीं है, अकलियत या मुस्लिम समाज का उनको कोई वोट देने वाला नहीं। इसको आप कैसे देखते हैं? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। रितु जायसवाल को खुद मुस्लिम समुदाय का वोट नहीं है या लवली आनंद को भी नहीं है। यहाँ पे राणा रणजीत को हर दल का, हर समाज का, अति पिछड़ा हो या उच्च जाति हो, नीच जाति हो, सबका वोट है। ये जो बात है ये सब अफवाह फैलाया जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। राणा रणजीत बहुत बड़ी मार्जिन से जीतने जा रहे हैं इस बार चुनाव को। आप इस चुनाव को कैसे देखते हैं? इस चुनाव को मैं बहुत ही गौर से देख रहा हूं और इसमें पूरा का पूरा चांस है कि इस बार राणा रणजीत जो है पतंग आसमान में लहरा के रहेंगे एकदम। लेकिन ये पहली बार जो पार्टी आई है और कैंडिडेट भी पहली बार है, लेकिन इसको कैसे देखते हैं कि उसके विपक्ष में काफी मतलब पार्टी जो है आरजेडी की तरफ से रितु जायसवाल है, उसके बाद से लवली आनंद जो कि बाहुबली उनका छवि है, इनको कैसे देखते हैं, कैसे टक्कर दे पाएंगे उनको? पहली बात तो ये आपने जो बोला कि लवली आनंद के बारे में कि ये बाहुबली छवि है, तो शिवहर की जनता ने इस बार ठान लिया है कि बाहुबली का राज अब नहीं चलेगा। अब जब चलेगा सभ्य समाज का ही राज्य चलेगा। इसीलिए लवली आनंद को तो कहीं से भी कोई भी भारी मतों से समर्थन देने जा ही नहीं रहा है। कोई भी समाज अब उठा के देख ले, ना उनके साथ उनका खुद का समाज है, ना उनके साथ पिछड़ा समाज है और ना ही उनके साथ मुस्लिम समाज है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि शिवहर ने इस बार तय कर लिया है कि बाहुबली को हम नहीं लाएंगे। दूसरी बात, अगर आप बात करें दूसरे कैंडिडेट के बारे में, तो इनकी बस हवाई है, इनकी बस बातें हैं, इनकी बस ऐसे ही हवा बना के रखा है। लेकिन अगर धरातल पे बात की जाए तो आप राणा रणजीत को हर समाज से वोट लेते हुए देखिएगा। मतलब कहा जा रहा है कि ओवैसी साहब की पार्टी जो शिवहर में पहली बार उतरी है, पहले मतलब इस बिहार में
इससे पहले भी मतलब चुनाव लड़ चुकी है, लेकिन किस पार्टी मतलब महदूद थी, लेकिन अब इस बार जो लगभग 10 सीट पर चुनाव लड़ रही है और इसमें से शिवर भी है। तो इसको आप कैसे देखते हैं, और युवाओं या और भी जैसे तबका बुजुर्गों को, महिलाओं का समर्थन मिल रहा है या नहीं मिल रहा है? देखिए, सबसे पहले तो मैं मजलिस को धन्यवाद करना चाहूंगा कि उन्होंने अपना और भी जगह पे कैंडिडेट उतारा, क्योंकि इससे पहले अगर आप देखें तो ले दे के लोगों के पास 2 ही ऑप्शन बचता था, या तो आप एनडीए को सपोर्ट कीजिए या फिर महागठबंधन को सपोर्ट कीजिए, बस लोगों को ऑप्शन मिलता ही नहीं था। और जो एनडीए से आए या फिर महागठबंधन से आए, उनके प्रत्याशी आप देख ले आज की डेट में कौन है। उनके प्रत्याशी कोई भी लोकल प्रत्याशी नहीं है। इससे पहले जो हमारी सांसद रही, कहाँ की रही, कहीं से भी ये अपना कैंडिडेट लाके हम पे थोप देते थे, और हमारे पास कोई और ऑप्शन ना होने के कारण हमको ये चुनना पड़ता था। लेकिन अब जब ओवैसी साहब की पार्टी आई है और बहुत अच्छे कैंडिडेट के साथ आई है, तो मैं इस बार समझता हूं कि इनकी नई जो एंट्री हुई है, शानदार एग्जिट होगी और इनके सारे कैंडिडेट संसद में पहुंचेंगे, सांसद बनेंगे और पूरे देश में यह पैगाम भी देंगे कि अब बाहुबली हो या फिर बातों के बाहुबली हो, या फिर आपको जो गुमराह करने वाले हैं, आपको अंधेरे में रखने वाले हैं, अब उनका राज नहीं चलेगा। अब जब चलेगा तो सिर्फ पढ़े लिखे और समझदार, और सबसे बड़ी बात, संविधान का राज चलेगा। अच्छा, असदुद्दीन ओवैसी साहब को कैसे आप देखते हैं कि अगर वो पहले सिंगल सीट जीत कर जाते थे, लेकिन उसके बाद से फिर डबल हुआ, जैसे इम्तियाज जलील साहब औरंगाबाद से जीतने का काम किया, उसके बाद से फिर मतलब बिहार में भी आजमाया जा रहा है, कहा जा रहा है कि इस बार सीमांचल का सीट निकालने में कामयाब होंगे, समीकरण वैसा बना हुआ देखने को मिल रहा है। लेकिन जैसे जैसे उनके हाथ को मजबूत लोगों कर रहे हैं, और कहा जा रहा है कि शिवर भी हो सकता है कि सीट निकालने में कामयाब हो, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, अगर बात की जाए उनके हाथ को मजबूत करने की, तो मैं ये कहना चाहूंगा लोगों से कि अगर आप असदुद्दीन ओवैसी को चुनते हैं, उनकी पार्टी को चुनते हैं, तो आप किसी एक व्यक्ति का हाथ मजबूत नहीं कर रहे हैं, आप लोकतंत्र का हाथ मजबूत कर रहे हैं, आप संविधान का हाथ मजबूत कर रहे हैं। संविधान जिसको कि 400 पार का नारा देके आज हम आपको बता दें कि 400 पार का मतलब क्या होता है। 400 पार होने का मतलब है कि सरकार जो बिल लाएगी, सरकार जो चाहेगी, वो सब एक झटके में पास करवा लेगी, आपका हमारा लाभ हो या ना हो। जो पूंजीपतियों की सरकार है भाई, उनको जो मर्जी वो पास करवा लेंगे। 400 पार हो जाएंगे, ना वो आपकी सुनेंगे ना हमारी सुनेंगे। अगले 5 साल तक तो आप लिख लीजिए, वो चाहे तो संविधान के सारे कानून बदल सकती हैं। और उनका जो बड़े बड़े नेता है, भाजपा के नेता, वो खुलकर भी कहते हैं 400 पार हमको कराइए, हम बहुत कुछ बदल देंगे। जी, बहुत कुछ बदल देंगे ना। क्या बदल देंगे? वो आप उनसे बात कीजिए, वो उनसे पूछिए कि आप बताइए कि पिछले 10 सालों में आपने क्या करा। वो कुछ नहीं बोलेंगे। मैं आपको बताता हूं कि पिछले 15 सालों का इतिहास आपको दिखाता हूं। ललबेगिया घाट, शिवहर को जोड़ने वाली सबसे मुख्य सड़क है। आप जिस सड़क पे खड़े हैं भैया, ये सड़क सीधा जाके ललबेगिया घाट होते, सॉरी बेलवा घाट, माफ कीजिएगा, बेलवा घाट होते हुए सीधा शिवहर को जोड़ती है, जो कि लोकसभा क्षेत्र का हेडक्वार्टर आप समझ लीजिए उसको। लेकिन उसका आप हाल जाके देख लीजिए। तो यहाँ रामा देवी लगातार 3 बार चुनाव जीत कर आई है, उनसे भी कुछ काम यहाँ नहीं हो पाया। काम कोई करना चाहे तब ना। यहाँ तो सांसद जीतने का मतलब था कि सरकार में, संसद में जाके उनको वोट देना है, मोदी जी को वोट देना है। यहाँ पे विकास से कोई मतलब नहीं था। यहाँ का सांसद का मतलब था, एक सांसद हो गया तो भाई 300 चाहिए, 299 है, यहाँ के सांसद जीत के गया, जाके वोट दे दिया कि हाँ अब बना लीजिए सरकार। काम वो हमको नहीं आता। अरे भाजपा का कहते हैं कि हमने विकास ही विकास किया 10 सालों में, इतना विकास किया कि विकास मतलब गिनाते गिनाते थक नहीं रहे। विकास तो करा है, एम्स दरभंगा खुलवाए हैं, जो कि आज तक लोग को मिल नहीं रहा है, पता नहीं कहाँ करवा दिए हैं। या तो हम लोग गलत देश में रह रहे हैं कि इनका जो बताया हुआ विकास हम लोग को मिल नहीं रहा है, या फिर इन्होंने कोई अदृश्य विकास कर दिया है। अगर हम आपको बताएं अपने लैंग्वेज में, तो शायद इन्होंने जिनों के लिए, जिन हम लोग देख नहीं सकते, शायद जिनों के लिए उन्होंने कॉलेज बनवा दिया हो, जो हम लोग को दिखाई नहीं दे रहा। क्या विकास है भैया? आप तो रेलवे प्राइवेटाइज कर रहे हैं, एयरपोर्ट करिए दिए हैं, तो विकास क्या है? पिछले 10 सालों में अगर मैं आपको बात करूं, अब तक जो भी सरकार रही 2014 से पहले, उन्होंने सरकारी कंपनियां खोलने का काम किया, उन्होंने कंपनियों को सरकारी करने का काम किया। ये पहली गवर्नमेंट है जो पिछले 10 सालों में
सारी सरकारी कंपनियों को बेच रही है। अच्छा, अभी हाल फिलहाल में मोदी जी ने मतलब नामांकन बनारस से दाखिल किया, तो उन्होंने कहा कि मैं कभी भी मतलब हिंदू मुसलमान नहीं करता हूँ, और फिर उसके बाद से वो गए महाराष्ट्र में, फिर वो मुसलमान हिंदू करने लगे कि 15% जो बजट पास होगा वो मुसलमानों को, अक़लियत समाज को दे दिया जाएगा कांग्रेस के मतलब खाते से, अगर वो जीत कर आती है तो मोदी जी एक तरफ कहते हैं मैं कभी भी हिंदू मुसलमान नहीं करता, फिर वही जाकर के जब चुनाव स्टेज पर चढ़ते तो फिर वही काम करते। इसको आप कैसे देखते हैं? मोदी जी की सही बोल रहे हैं या झूठ बोल रहे हैं? क्या भैया, अब आपको क्या बताए, पूरी दुनिया गवाह है भाई, हम क्या बोले, पूरी दुनिया गवाह है कि उनका जो राजनीति का जो बेसिक फंडा है वो यही है, उनके अंदर ये नहीं है। अगर आप किसी भी पार्टी का बात कर लीजिए, मैं आपको बताता हूँ, जितनी भी पार्टियां हैं, इंडिया गठबंधन हो या मैं जितनी भी पार्टियां, मैं किसी को सपोर्ट नहीं करना रहा, मैं राणा रंजीत का सपोर्टर हूँ, वो इंडिया गठबंधन का पार्ट नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बात कर रहा हूँ। अभी के डेट में जितनी भी पार्टियां हैं, उनके जितने भी कैंडिडेट है, आप उनके भाषण में सिर्फ एक चीज सुनिएगा कि मैं रोजगार दूंगा, मैं ये बेहतर कर दूंगा, मैं वो बेहतर कर दूंगा, वो काम देंगे, वो काम की बात कर रहे हैं। लेकिन अगर आप चाहे पूछने बीजेपी के कैंडिडेटों से, एनडीए कैंडिडेट है, वो क्या कहेंगे, मोदी जी जो है 2047 तक तो ये बनवा देंगे, वो बनवा देंगे। भाई पिछले अगले 5 साल में क्या करेंगे ये ना बताओ। मान लीजिए भैया 2047 तक कौन इतना वेट करेगा, कौन करेगा इतना? 2047 तक कौन वेट करने जाएगा? 5 साल में बताइए ना। जैसे आप बताइए कि जितना भी मिडिल क्लास के लोग हैं, उसको मामूली एक टाइफाइड का ट्रीटमेंट कराने के लिए 10-10 हजार रुपया गंवाना पड़ जाता है। अरे भाजपा के मतलब इतना लोग काम गिनाता रहता है, विकास है, आप बोलते हैं नहीं हुआ है। एक सरकारी स्कूल का हालात देख लीजिए, आपसे छिपा हुआ नहीं है। प्राइवेट हॉस्पिटल का चार्ज जाके देख लीजिए क्या है। अगर आपको एक हार्ट में नॉर्मल फ्रैक्चर आता है ना, उसके अच्छा, मोदी जी कहा थे कि एम्स खुल गया, तो एम्स खुला कि नहीं बिहार में, दरभंगा में? एम्स दरभंगा में खुला है। गूगल मैप से गए थे हम लोग, लेकिन घूमते घूमते 50 लीटर तेल जल गया, पेट्रोल जल गया, लेकिन हमको एम्स नहीं मिला। और मोदी की बीजेपी जुमलाबाजों की पार्टी है, सिर्फ झूठा मूठा कथन स्टेटमेंट देते हैं और बाद में खुद बड़े मन से आगे बोलते हैं कि ये तो चुनावी भाषा था, चुनावी स्टेटमेंट था, इसको भूल जाइए। जैसे 15 लाख देने की बात की थी, उसी तरह एम्स को भी देने का बात करेगा, उसी तरह शिक्षा देने का बात करेगा, उसी तरह रोजगार देने का बात करेगा। जब भी आएगा, तो पिछली बार फायदा भी हुआ था, लेकिन इस बार जनता जाग चुकी है। हिंदू मुस्लिम के नाम पे, जातिवादी के नाम पे वोट करने नहीं जा रहे हैं। मोदी जी कहते